बच्चों कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो को आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में मैंने बताया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स, आइसोएस्टर्स, और आज मैं बताने जा रहा हूँ रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है स्टूडेंट, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगी। लेकिन आप पूरी वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। रदरफोर्ड के नाभिक का सिद्धांत। रदरफोर्ड के नाभिक का सिद्धांत। रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस का खोज किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे खोज किए, क्या इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किए। तो हम उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ किए थे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी को हम लोग कहते हैं अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या इसी को कहते हैं और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेज का उपयोग इन्होंने किया था। गोल्ड फॉयल, सोने के पत्थर का उपयोग किया था न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड फॉयल्स यानी सोने के पत्थर को लेते हैं। फॉयल्स मीन्स चदरा होता है, और गोल्ड फॉयल काफ़ी मैलिएबल होता है, जितना हथौड़ा मारिएगा वो फैलते चला जाएगा, यानी 0.0001 mm ये गोल्ड फॉयल्स था। अब इस गोल्ड फॉयल को उन्होंने लिया और इस पर जो है अल्फा रेज से अटैक किया, प्रहार करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं गोल्ड फॉयल्स, या AU भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग लेते हैं पीवी का चैम्बर। इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव सबस्टांस को रखते हैं, ताकि इससे जो हार्मफुल जो रेज का इमिशन होता है ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ये है रेडियो एक्टिव सबस्टांस। रेडियम को ले लीजिए, पोलोनियम को ले लीजिए, यूरेनियम को ले लीजिए, ये है रेडियो एक्टिव सबस्टांस। अब बच्चों यहाँ जो है एक स्क्रीन लगा देते हैं इस प्रकार से, यहाँ इस तरह से। ये जो है ZnS जिंक का स्क्रीन लगा हुआ है, यानी यहाँ से रेडियो एक्टिव रेज यानी अल्फा रेज का इमिशन होगा तो इस पर पड़ेगा तो
चमक पैदा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पास करवाते हैं। यहाँ से पास करवाते हैं तो सीधे पास कर जाता है इस प्रकार से। यहाँ से पास करवाते हैं, ये भी पास कर जाता है। यहाँ से पास करवाते हैं तो ये भी पास कर जाता है। यहाँ से पास करवाते हैं तो ये भी पास कर जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से पास करवाते हैं तो यहाँ किनारे लगने के बाद स्लाइटली जो है डिफ्लेक्टेड करता है, यानी स्मॉल डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन। यहाँ से करवाते हैं तो यहाँ से भी किनारे से लगता है तो स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है। और जैसे ही यहाँ से पास करवाते हैं, बीच से पास करवाते हैं तो जैसे यहाँ से पास टकराने के बाद पुनः रिटर्न जहाँ से शुरू हुआ था वहीं रेज चला जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने ध्यान से देखिए स्टूडेंट, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। सबसे पहले रदरफोर्ड साहब सोने का पत्थर लिए और पत्थर पर अल्फा कणों से प्रहार किए। प्रहार के फलस्वरूप अधिकांश अल्फा रेज जो है सोने के पत्थर को छेद करते हुए गोल्ड फॉइल को सीधे पार कर गया और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है टकराने से पहले ही रिटर्न हो गया। इससे क्या रिजल्ट निकला, तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में नोट कीजिएगा। इन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड bombarded a very thin गोल्ड फॉयल, यानी इसका जो है 0.00001 mm थिन था। In 1911 Rutherford bombarded a very thin gold foil with alpha particles, यानी अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो गोल्ड अल्फा पार्टिकल से प्रहार किया एंड वी फाउंड दैट, और पाया कि एंड वी फाउंड दैट, और पाया कि मोस्ट अल्फा रेज passed through the gold foils and some alpha rays are returned back। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रदरफोर्ड साहब एक सोने के पत्थर लिए, गोल्ड फॉइल्स को लिए, इस पर रेडियो एक्टिव सबस्टांस से जो रेज निकला अल्फा रेज, उससे प्रहार किए। प्रहार करने के बाद अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो था वह गोल्ड फॉइल्स से सीधे पार कर गया, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वह टकराने से पहले क्या हो गया, रिटर्न हुआ। आखिर क्या रिजल्ट निकला
है ना। क्या इन्होंने रिजल्ट निकाला, तो ध्यान दीजिएगा कि अल्फा पार्टिकल्स को जब इन्होंने पास किया तो एटम के अधिकांश भाग से पास कर रहा था। इसका मतलब क्या उन्होंने साबित किया कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या है, खाली है। लेकिन जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बीच से पास किया और टकराने से पहले रिटर्न हो गया, इससे साबित हुआ कि एटम के बीच में कुछ हैवी पॉइंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है। चूंकि हीलियम भी पॉजिटिव है और उसमें भी पॉजिटिव है, तो सेम चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और वही जो है वहां से वह रिटर्न कर गया। इससे पता चला कि इसके सेंटर में कुछ हैवी पॉइंट है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम लोग लिखते हैं द मेन पॉइंट्स आर गिवन बिलो। द मेन पॉइंट्स आर गिवन बिलो। मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट, द मोस्ट पार्ट ऑफ द गोल्ड फॉयल, बोलिए एटम बोलिए, ऑफ द गोल्ड फॉयल्स आर एम्प्टी। सोने के अधिकांश भाग क्या था, खाली था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट बच्चों, देयर इज ए वेरी सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बच्चों ध्यान दीजिए, देयर इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी एटम के सेंटर केंद्र में बहुत ही स्मॉल पॉइंट था। Where are almost of the mass of the remains concentrated, this central point of an atom is called nucleus। इन्होंने कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया कि गोल्ड फॉयल के सेंटर में कुछ स्मॉलेस्ट पॉइंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और उस पर टकराने के बाद हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है रिटर्न हुआ। यानी वो पॉजिटिव पार्ट जो था उसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। यानी रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस का खोज किए, है ने। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि इनका जो न्यूक्लियर मॉडल था वो अनस्टेबल था। इसको इन्होंने बोर ब्यूरी, नील्स बोहर साहब, इनके जो डिमेरिट था उसको इन्होंने नील्स बोहर साहब ने दूर किया। तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस हैज रिमेन्स पॉजिटिवली। क्यों पॉजिटिवली है न्यूक्लियस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके बाद द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे ए परमाणु हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी ये एटम का रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का रेडियस। यानी न्यूक्लियर रेडियस क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, द न्यूक्लियर रेडियस इज the order of 10 to the power minus 13 cm, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 10 to the power minus 15 मीटर। ए न्यूक्लियर का रेडियस हो गया। अब जो है द एटॉमिक रेडियस is the order of 10 to the power minus 8 cm, और इसको मीटर में बदलेंगे 10 to the power minus 10 मीटर। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है, इस प्रकार से घूमते रहता है। यानी आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमते घूमते हो सकता है न्यूक्लियस में भी जंप कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। and electrons are moving in different circular path around the nucleus of an atom। परमाणु के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम लोग न्यूक्लियस को देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का ये रेडियस हो गया, इसमें प्रोटॉन रहता है Jd और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ घूमता। इसमें दो प्रकार का फोर्स एग्जिस्ट होता है। एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो होता है mv² डिवाइडेड बाई r, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ए होता है -Ze² डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, एक बाहर से फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है और एक अंदर से हो रहा है, यानी दोनों का रिजल्टेंट, यानी यहाँ देखिए mv² बाई r प्लस और ये जो है -Jd² बटे r² बराबर 0। यानी जितना फोर्स अंदर से खींच रहा है उतना ही फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर से खींच रहा है, तो दोनों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। अब देखिएगा प्लस और माइनस क्या होगा, mv² बटे r प्लस माइनस होगा Jd² बटे r² बराबर 0। अब इक्वल के उस साइड जाएगा, mv² बटे r बराबर Jd² डिवाइडेड बाई r²। r से r कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए mv² बराबर क्या होगा, Ze² डिवाइडेड बाई r, इसलिए v² बराबर क्या होगा, Jd² बटे mr।
यही हुआ वेलोसिटी का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से इस फॉर्मूला पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अब यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए, भी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, पिछले क्लास बताया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ई से चार्ज हो गया, चार्ज, और एम से मास, और आर से क्या हो गया, रेडियस, रेडियस। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए बच्चों, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन अभी नहीं। रेडियस कैलकुलेशन ऑफ रेडियस जब बता देंगे उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा वेलोसिटी निकला J²/m²। अब ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा सा और, रदरफोर्ड साहब सोने के पत्थर का उपयोग किए थे। बहुत सारा मेटल था, एल्युमिनियम था, सिल्वर था, कॉपर था, बहुत सारा, किसी को भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने सोने के पत्थर का ही उपयोग किए। क्यों किए? दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड साहब अल्फा पार्टिकल्स को लिए। अल्फा पार्टिकल्स पूछेगा क्या है, तो अल्फा पार्टिकल्स हीलियम, He++, हीलियम आयन को ही कहते हैं। इसमें 2 यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है? 2 यूनिट चार्ज होता है हीलियम पर, है, ठीक है। हीलियम आयन को ही हम लोग अल्फा रेज कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड साहब सोने के पत्थर का उपयोग इन्होंने क्यों किया। बच्चों नोट में लिखते हैं कि रदरफोर्ड साहब गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किए। गोल्ड फॉइल्स जो था काफ़ी मैलिएबल मेटल रहने के कारण इसका उपयोग इन्होंने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में किया। तो आपसे पूछेगा कि गोल्ड फॉइल्स का उपयोग रदरफोर्ड साहब क्यों किए, तो गोल्ड फॉइल्स आर मोस्ट मैलिएबल मेटल हैं। गोल्ड फॉइल्स काफ़ी आघातवर्ध धातु रहने के कारण इन्होंने सोने के पत्थर का उपयोग किए। तो नोट किया जाए, गोल्ड फॉइल्स आर used in the nuclear experiment, पूछेगा क्यों, because of gold foils are most malleable metal। पूछेगा कि सोने के पत्थर, गोल्ड फॉइल्स मीन्स होता है सोने के पत्थर, यानी औरम, सोने का उपयोग उन्होंने न्यूक्लियर नाभिकीय प्रयोग में किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल्स आर मोस्ट मैलिएबल, काफ़ी आघातवर्ध धातु था। अब बच्चों हम लोग दूसरा पॉइंट अल्फा पार्टिकल्स वेयर यूज्ड एक्सपेरिमेंट बिकॉज, यहाँ बच्चों मैंने लिखा है अल्फा पार्टिकल्स वेयर यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जांच में अल्फा पार्टिकल्स का यूज बाय मीन्स स्कैटरिंग ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट बिकॉज, क्यों इसका उपयोग हम लोग इसके जांच में किए। तो हम लोग 2 पॉइंट में लिखते हैं, ये रेडियस is several thousand plus 2 unit charge।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, इट्स रेडियस इज सेवरल थाउजेंड पार्ट्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम, एंड कहता है इट्स रेडियस इज सेवरल थाउजेंड पार्ट्स, इट्स रेडियस यानी न्यूक्लियर ये जो है अल्फा पार्टिकल्स का जो रेडियस सेवरल थाउजेंड पार्ट्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम, परमाणु के रेडियस से, एंड हेंस इसलिए हायर एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैन बी वेरी इजली पेनिट्रेट, कहता है आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, छेद करके बाहर पास कर जाता है, इनसाइड एन एटम एंड बी मीन्स ऑफ इट्स +2 यूनिट चार्ज, क्योंकि इसमें क्या होता है अल्फा पार्टिकल्स में 2 यूनिट चार्ज होता है। तो समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल्स का यूज हम रदरफोर्ड साहब क्यों किए। अब हम लोग देख लेते हैं बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हाई एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट पोलोनियम PO94 234। अब कहता है हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर ऑटोमेटिकली इमिटेड, कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स अधिक ऊर्जा के साथ इमिट होता है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम को ले लीजिए, पोलोनियम को ले लीजिए, रेडियम को ले लीजिए, ठीक है, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं सभी से अल्फा पार्टिकल्स अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन होता है, जो गामा रेज काफ़ी हार्मफुल रेज होता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स का यूज हम लोग रदरफोर्ड नाभिकीय सिद्धांत में क्यों किए, इसके बाद गोल्ड फॉइल्स का उपयोग हम लोग नाभिकीय सिद्धांत में क्यों किए। अब थोड़ा सा है बच्चों इसमें डिफेक्ट, दोष, रदरफोर्ड साहब का जो न्यूक्लियर मॉडल है वह अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी, ठीक है, डिफेक्ट द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। बच्चों रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी में बहुत सारा दोष भी है और इन्होंने इससे न्यूक्लियस का खोज किए और ये जो है न्यूक्लियर मॉडल जो है अनस्टेबल रहने के कारण इस मॉडल का परित्याग किए। और कौन किए? नील्स बोहर, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट में बच्चों हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल थ्योरी ऑफ द रेडिएशन। कहता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज हाईली अनस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कहता है विद्युत चुंबकीय थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, विकिरण के विद्युत चुंबकीय थ्योरी के आधार पर जो है रदरफोर्ड मॉडल जो है न्यूक्लियर मॉडल जो है काफ़ी क्या है? अनस्टेबल है। और इसी को दूर इन्होंने कौन किए थे? नील्स बोर साहब किए थे। दूसरा पॉइंट में बच्चों रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल यानी न्यूक्लियर थ्योरी, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी डज not explain the spectral lines of hydrogen atom
हाइड्रोजन एटम। कहता है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत में हाइड्रोजन एटम के वर्णपट रेखा स्पेक्ट्रल लाइंस को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और हम लोग आगे देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस है क्या नील्स बोहर थ्योरी के जब अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया न्यूक्लियर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट हमें करें, हम तक पहुंचाने का कृपा करें, ताकि जो है अगले क्लास में उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप हम तक पहुंचाइए। और इसी के साथ धन्यवाद।